हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 12 एटम्स का वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। जितनी भी डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर में वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वाला टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे अंडरस्टैंड करने से पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एटम के बारे में थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था। देखो, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल जो एक एटम है, उन्होंने क्या कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज सफेयर है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज सफेयर है एटम, और जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है उसमें, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उस तरह से क्या है वहां पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए हुए हैं पूरे एटम में। या तो आप ऐसे कह सकते हो जैसे प्लम इन ए पुडिंग। इसीलिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, देखो किस तरह से हमने क्या क्या चीज राइट डाउन किया यहाँ पे। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom is a sphere of positively charged matter with electrons embedded in it. ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए हुए हैं। द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एटम. The arrangement of electrons inside the continuous positive charge is similar to that of the seeds in a watermelon. जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए हुए हैं उसमें। और प्लम इन ए पुडिंग, दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? अकॉर्डिंग टू देम कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एटम में, ऐसा इन्होंने कहा था। क्लियर? ओके, अब देखो ये जो एटम है, ये जो आपके पास मॉडल था ये क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्लियर? अब जैसे अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम है और जो अदर एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें कई स्पेक्ट्रल सीरीज बनती हैं। ठीक है, तो उनका ओरिजिन क्या है उन स्पेक्ट्रल सीरीज का, उसे ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और बाकी क्या है, देखो अभी हम रदरफोर्ड ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं कुछ एंगल से। वो क्यों स्कैटर्ड करते हैं ये चीज भी ये वाला जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इस तरह से ये जो आपके पास मॉडल है ये फेल हो गया। फिर उसके बाद देखो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में किस तरह से हमने एटम के बारे में अंडरस्टैंड करवाया कि कहाँ पे न्यूक्लियस होता है और एटम में किस तरह से जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेस होता है। क्लियर? तो देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सबसे पहले ये वाला है। किस किस तरह से किया, देखो इनके दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था पूरा का पूरा सेटअप। देखो कैसे कैसे किया था ये। सबसे पहले यहाँ पे एक लेड ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ये किसका बना हुआ है, लेड का। और इसके बीच में हम रख देते हैं एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये बीच में क्या प्लेस किया हुआ था उन्होंने, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हीलियम का आयन है। ठीक है, हीलियम का आयन है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया हुआ है, रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए उसमें, फिर है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसमें। ठीक है, और जो इसका मास होता है वो 4 टाइम्स ज्यादा होता है प्रोटॉन से। तो बेसिकली जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसपे +2e चार्ज है। क्लियर? ओके, और यहाँ पे हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पे बिस्मथ लिया था। क्लियर? वो क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो यहां से अल्फा पार्टिकल आएंगे। ठीक है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कॉलीमेटर का यूज किया। ये कॉलीमेटर भी किसका बना हुआ है, लेड ब्रिक्स का, लेड की ब्रिक्स लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या हेल्प करती हैं, अल्फा पार्टिकल को थिन बीम में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। ये कॉलीमेट करती हैं अल्फा पार्टिकल को किसमें, एक थिन बीम में, ताकि यहां से एक थिन बीम निकले अल्फा पार्टिकल की। क्लियर? और उसके बाद फिर उन्होंने यहां पे यूज किया एक थिन गोल्ड की फॉइल यूज की, गोल्ड की थिन फॉइल यूज की उन्होंने यहां पे, बहुत ही पतली शीट ली गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड की शीट क्यों ली हमने, क्योंकि गोल्ड को क्या कर सकते हैं हम, बीट कर करके क्या कर सकते हैं, उसको एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में।
ठीक है, तो गोल्ड की एक क्या की हमने, एक पतली सी शीट ले ली यहाँ पे। क्लियर हो गया ये वाली चीज आपको? ओके, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब वो देखना चाह रहे थे, देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखना चाह रहे हैं वो, कि जो गोल्ड के एटम्स हैं, है ना, हम एटम की स्टडी कर रहे हैं कि एटम है किस तरह का, कैसे उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है वो, पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट कैसा है उस एटम में। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, देखो अब यहां से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे सारे के सारे, वो पास करेंगे इस गोल्ड की फॉइल से, है ना। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो अल्फा पार्टिकल कहाँ गए? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की मूवेबल स्क्रीन लगा दी, ये वाली जिंक, ये जो आपके पास स्क्रीन है ये किसकी, जिंक सल्फाइड की मूवेबल स्क्रीन है, मूव कर सकते हैं स्क्रीन को हम। और इस स्क्रीन के साथ क्या लगा दिया, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये इस तरह से माइक्रोस्कोप अटैच कर दिया। क्लियर? अब यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल आएंगे, ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे आएंगे ना, तो एक फ्लैश यहां पे आएगी, ठीक है, एक जैसे वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे इसके साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। और उस फ्लैश को हम कैसे वॉच कर सकते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से। और ये भी देख सकते हैं कि कितने एंगल से वो स्कैटर्ड किए हैं। जब वो गोल्ड फॉइल के साथ फॉइल में वो जब एंटर किए तो कितने एंगल से स्कैटर्ड किए। क्लियर हो गया? ओके, तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, अरेंजमेंट था पूरा का पूरा। फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, देखो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, है ना, वो यहाँ से आ रहे थे, वो मैक्सिमम क्या थे, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो अनडिफ्लेक्टेड थे सारे के सारे, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई उनमें। 99% तो ऐसे थे जिनमें कोई भी क्या नहीं हुई, स्कैटरिंग ही नहीं हुई, वो सिंपली यहां से आए और यहीं से पास कर गए गोल्ड फॉइल को। तो इस चीज से क्या पता चला, इससे ये चीज पता चली कि जो गोल्ड फॉइल के जो एटम है, गोल्ड के एटम्स, उनमें काफी स्पेस कितना है, एम्प्टी है। देखो एम्प्टी स्पेस होगा तभी तो यहां से जो भी आपके पास अल्फा पार्टिकल आए वो विदाउट स्कैटरिंग पास कर गए, है ना। इट मीन्स एटम का काफी स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। और रदरफोर्ड ने तो क्या कहा था कि पूरे एटम में पॉजिटिवली चार्ज कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पर इस केस में तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं उनमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज सब जगह होता तो ये स्कैटर्ड हो जाते, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्कैटर्ड हो जाते, रिपल्शन हो जाती उनमें, और वो अलग अलग एंगल से स्कैटर्ड होते। पर ऐसा नहीं हुआ, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे उनमें कोई स्कैटरिंग नहीं हुई। इट मीन्स काफी हद तक जो एटम का स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। क्लियर हो गया आपको? ओके, पहली चीज तो ये ऑब्जर्व की उन्होंने। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाली चीज देखो, साथ साथ में ये भी देखते रहो, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया, आप ये वाली चीज भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। अब देखो इस तरह से ये वाले, ये तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई जो इसके यहाँ थे बाहर। और बाद में उन्होंने देखा कि कुछ जो आपके पास अल्फा पार्टिकल थे वो क्या किए, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड कर गए। मतलब जैसे वो इससे पास करे तो क्या हो गए, वो 90 डिग्री से भी ज्यादा स्कैटर्ड हो गए वो। क्लियर है? कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, और कितना उनका रेशियो कितना था, अगर 8000 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से भी ज्यादा स्कैटर्ड हो गया। वो क्यों स्कैटर्ड हुआ, इससे क्या पता चलता है कि उस वाली रीजन में कहीं, बहुत ही छोटी रीजन में कहीं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो ये अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये कब वहां से ये स्कैटर्ड क्यों होंगे, बिकॉज इनको रिपल्शन फील होगी, इसलिए वो स्कैटर्ड होंगे, है ना। तो इट मीन्स वहां कहीं स्मॉल से रीजन में पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? ये वाली चीज कंफर्म की उन्होंने, क्योंकि बहुत कम जगह पे होंगे, पर बिकॉज 8000 अगर आ रहे हैं तो उसमें से कोई एक ही अल्फा पार्टिकल था जो स्कैटर्ड हुआ मोर देन 90 डिग्री के एंगल से। और उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, मान लो अगर 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं, मीन्स 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल अगर यहां से निकल रहे हैं, तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसे आया उसी पाथ पे क्या कर गया, वो बैक चला गया, रिटर्न हो गया 180 डिग्री से एंगल से, वो स्कैटर्ड हो गया। मतलब ऐसे आया और इसी डायरेक्शन में वापस चला गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कम स्पेस में कहीं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये वाला क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल आया और ये क्या कर गया, यहीं से ही वापस चला गया। मतलब इतनी रिपल्शन फील हुई उसको। इस चीज से क्या पता चला, जो लास्ट पॉइंट था, कि यहाँ पे कहीं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहीं बीच में, और उससे फिर हमने नाम दिया कि ये क्या है, न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस में जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट है और जितने भी एटम का मास है वो भी वहीं पे कॉन्सेंट्रेट है। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट ने जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया कि न्यूक्लियस कहाँ है, बहुत ही कम स्पेस में है। बहुत ही कम स्पेस क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज देखो हमने क्या कहा, अगर बड़ा स्पेस होता तो क्या होता, तो ज्यादा जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे स्कैटर्ड हो जाते ना, अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा, कहीं इसका साइज बहुत बड़ा होता तो। पर ऐसा नहीं हुआ। 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, उसी पाथ से वापिस चला गया। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है कहीं बीच में, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पर बहुत स्मॉल स्पेस में है। उसे फिर हमने नाम दिया न्यूक्लियस का। क्लियर होगी ये वाली चीज? ओके, ये दोनों चीजें आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये ग्राफ वैसे आप कर भी सकते हो और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। देखो ये फटाफट से देख लेते हैं किस किस के बीच में है ये स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में, और कितने नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल हैं वो स्कैटर्ड हुए। तो देखो यहां से भी क्लियर हो रहा है। देखो जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं 10⁻⁷ है ना यहां तक, तो ये देखो इतने इतने अल्फा पार्टिकल्स के लिए स्कैटरिंग एंगल क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। ये स्कैटरिंग एंगल जीरो है ऑलमोस्ट। मीन्स बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो उनमें स्कैटरिंग ही नहीं हुई। स्कैटरिंग एंगल क्या आ रहा है उनके इसमें, जीरो। इट मीन्स काफी स्पेस एटम का क्या है, एम्प्टी है। ओके, और जो बहुत ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड हुए ऑलमोस्ट देखो 180, वो और वो भी कैसे हैं, बहुत ही कम है। देखो कितने से है, 180 से 140 170 जितने से ये स्कैटर्ड हुए हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम है। देखो इतने से, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो क्या कहे टोटली वो स्कैटर्ड कर गए 180 डिग्री से। पर क्या है, बहुत ही स्मॉल रीजन में है, बिकॉज बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा हुआ जो 180 डिग्री से स्कैटर्ड हुए। क्लियर हुआ? ये वाला ग्राफ भी बना सकते हो। अब देखो ये चीजें तो हमने इस तरह से डिस्कस कर ली यहाँ पे। ओके, देखो एक छोटी सी चीज और है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो R0 की वैल्यू है, देखो ये क्या है आपके पास, क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम कहते हैं R0। यहां तक आए ये, और इसके बाद क्या कर गया, ये बैक चला गया। जो ये वाला डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी तक देखो हमने क्या किया, ये चीजें अंडरस्टैंड कर ली। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा था, ठीक है। ये वाली पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, मैक्सिमम ऐसे ऐसे गए, और देखो ये वाला 90 मोर देन 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो गए। और बीच में एक ऐसा था जहां पे न्यूक्लियस के नजदीक जो आया वो क्या किया, 180 डिग्री से ही क्या कर गया, स्कैटर्ड कर गया वापिस चला गया उसी वाले पाथ पे। क्लियर? अब देखो आपको अगर राइट डाउन करना है तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, देखो इसको, ये देखो इस तरह से ऑब्जर्वेशन में आप इस तरह से राइट डाउन करोगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैक्सिमम क्या कर गए उसमें से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली पास कर गए, है ना। सेकंड क्या कहा हमने, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 in 8000 गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर। ठीक है, बहुत ज्यादा कम अल्फा पार्टिकल जो वो जो कैसे हो गए, स्कैटर्ड हो गए मोर देन 90 डिग्री के एंगल से। क्लियर? और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, देखो about 1 in 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल्स deviate about 180 डिग्री gets return back from the gold foil। 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक था कोई जो कैसे कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, 180 डिग्री से। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गया फ्रॉम गोल्ड फॉइल से। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। देखो ये वाली चीज किस तरह से विजिबल है, यस। देखो फर्स्ट पार्ट हमने क्या कहा, अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, देखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, पास कर गए थे वहां से। इसका मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस है एटम का, क्योंकि गोल्ड फॉइल का जो गोल्ड के एटम है उनमें मैक्सिमम स्पेस कैसा है, इसका मतलब एम्प्टी है। देयर इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत ही स्मॉल स्पेस में वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तभी वहां पे जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो क्या किए, स्कैटर्ड किए मोर देन 90 डिग्री के एंगल से। Third, the positive charge, very important. The positive charge inside atom is concentrated to an extremely small space called nucleus. बहुत ही जो एक स्मॉल स्पेस में जो है वहां पे क्या है, पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, और उसको हमने नाम क्या दिया, वो क्या था, वो था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर है? हमने बहुत स्मॉल स्पेस की बात क्यों की, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं
तो उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल्स, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था जो 180 डिग्री से क्या किया, रिटर्न बैक हुआ। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेट है बहुत ही स्मॉल रीजन में, बहुत ही स्मॉल स्पेस में, जो क्या था, न्यूक्लियस था एटम का। देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे हम एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज भी कहते हैं। देखो हमने एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज क्यों कहा, अगर हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू का पता लगा लें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या कहा था, पार्टिकल जो सेंटर की तरफ को, जो न्यूक्लियस की तरफ को अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस के बाद स्टॉप कर जाते हैं और 180 डिग्री से स्कैटर्ड हो जाते हैं और वो वही पाथ रिट्रेस कर लेते हैं जहां से वो आए थे, जिस पाथ से, ठीक है, 180 डिग्री से क्या कर जाते हैं, वो स्कैटर्ड कर जाते हैं। अब देखो जो ये डिस्टेंस है जहां पे अल्फा पार्टिकल स्टॉप हुआ और उसने क्या कर लिया, 180 डिग्री से वो स्कैटर्ड हो गया, वो वाला पॉइंट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इसे डिनोट करते हैं हम R0 से। क्लियर। अब देखो हुआ क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, और न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ को जाने लगा तो क्या हो गया, एक पॉइंट आने पर क्या हो गया, उसे बहुत फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हुई होगी, है ना, और वो वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वहां पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज वहां पे क्या होगा, वो मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, फील करेगा, और वो क्या कर गया, 180 डिग्री से स्कैटर्ड हो जाता है ना। यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। देखो कैसे, सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मान लो कि आपके पास अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस। क्लियर। एज इट अप्रोचेज द पॉजिटिव न्यूक्लियस, जैसे वो पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास रीच करना स्टार्ट होगा, इट एक्सपीरियंस कूलम्बिक रिपल्शन, उसे क्या होगी, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा यहाँ पे ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, ठीक है। एट ए सर्टन डिस्टेंस R0 फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल स्टॉप फॉर ए मूवमेंट एंड देन बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ। तो जैसे वो R0 डिस्टेंस पे रीच करेगा, कुछ टाइम के लिए वो अल्फा पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा यहाँ पे और क्या करेगा, रिट्रेस करेगा वही पाथ, 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, वो वहां पे स्कैटर्ड हो जाएगा। द डिस्टेंस R0 इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं R0 को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर हो गया। ओके अब देखो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है R0 की। अगर हम R0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो देखो क्या होगा, हम न्यूक्लियस का जो साइज है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, बिकॉज साइज ऑफ न्यूक्लियस R0 से तो क्या होगा, कम ही होगा, है ना, बिकॉज वो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, जिस वाले पॉइंट पे स्टॉप करके वहां से बैक जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है अपना पाथ, है ना। तो R0 की वैल्यू क्या होगी, जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है उससे तो हमेशा ज्यादा ही होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम R0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है। ओके अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे मूव कर रहा है। मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv² है, ठीक है। अब देखो जैसे वो यहाँ पे रीच करेगा, इसके नजदीक पहुंचेगा न्यूक्लियस के, है ना, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, है ना, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे वो यहां पे रीच करेगा इस वाले पॉइंट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस वाले पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे हम, है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और इस वाले पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाएगा जहां पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन वो फील करेगा, और इस वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको क्लियर हो रही है ये वाली बात। देखो इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो जैसे वो अल्फा पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रही है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस क्या लगा रहा है इस पे, फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। तो इस अल्फा पार्टिकल को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, बिकॉज वो फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट चल रहा है, मूव कर रहा है ना। और हमें पता है पोटेंशियल होता क्या है, जो वर्क डन, जो भी हमारे पास वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में ये डिटेल में अंडरस्टैंड किया था, है ना। तो हो क्या रहा है, देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जैसे यहाँ से चार्ज अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। तो उसे क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वो वर्क डन स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो यहाँ पे रीच करेगा तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर होगी चीज, ओके। वही चीज देखो हमने यहाँ राइट डाउन की है, एट डिस्टेंस आर नॉट द एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वो यहाँ पे। क्लियर, ओके। अब देखो हम इसे इस तरह से किस तरह से करेंगे कैलकुलेशन पार्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है आपके पास, के अल्फा से उसे डिनोट कर रहे हैं हम, हाफ mv² से वो मूव कर रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ओके। अब देखो चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, Q1 हमें उसे डिनोट करेंगे, और वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2e, है ना। देखो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, है ना। वो क्या है, हीलियम का आयन होता है, और उसमें से क्या करते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, तो Q1 की वैल्यू 2e आ गई। अब चार्ज ऑन है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, उसे हम Q2 से डिनोट कर रहे हैं। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, देखो Z इंटू E, ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। देखो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितने जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो ये हम पॉजिटिव चार्ज कितना होगा उसमें, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो Z क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसे हम E से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ गया, चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, Q2। क्लियर ये चीज, ओके। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर नॉट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों के बीच में, उसे हम डिनोट कर रहे हैं किसके साथ, देखो U से डिनोट कर रहे हैं उसे, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर नॉट डिस्टेंस है देखो इन दोनों के बीच में, है ना। और K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, है ना। तो हमें अभी यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ठीक है। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, K वैसे रहेगा, Q1 की वैल्यू क्या है, 2e, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है, एंड Q2 चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, और वो कितना है, Z इंटू E डिवाइडेड बाय R0। क्लियर, ओके। तो देखो यहां से U की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2ke² डिवाइडेड बाय R0। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, क्लियर है। साथ में Z भी है, देखो E यहाँ पे Z राइट डाउन कर लो, ये आ गया आपके पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, अब देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या चीज राइट डाउन कर सकते हैं, हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास K अल्फा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, हाफ mv², ये किसके बराबर आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2kZe² डिवाइडेड बाय R0। क्लियर है आपको ये वाली चीज, है ना। ऐसे हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से R0 की वैल्यू निकालना इजी है, यहाँ से हम R0 की वैल्यू निकालेंगे, देखो R0 इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये वाली चीज इधर आएगी, है ना, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 हो गया 4kZe² डिवाइडेड बाय, ये चीज डिवाइड में आ जाएगी, mv²। देखो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 की वैल्यू।
सिंपल, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, आर नॉट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, बस वही वाली चीज हमने यूज की यहाँ पे। Q1 और Q2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किस तरह से निकालनी है, और वहां से आर नॉट की वैल्यू आ गई। वेयर K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर, ये वाली वैल्यू है। अब देखो, जो भी हम आर नॉट की वैल्यू है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें उसका क्या, एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल किस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अगर ये चीजें हमें पता होंगी तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें आर नॉट की वैल्यू पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो उसका जो एटम का न्यूक्लियस है उसका साइज कितना होगा। उसके जो साइज है वो हमेशा क्या होगा, आर नॉट की वैल्यू से कम ही होगा। अब देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, जो भी आपके पास, मान लो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये इस तरह से स्कैटर्ड हो जाता है बाय सम एंगल थीटा, बिकॉज न्यूक्लियस क्या करता है, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाता है ना। ये हो गया आपके पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर को, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस किस के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, स्टार्टिंग में ही, मतलब जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से क्या है, एटम से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के साथ, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर है, इसे हम बी से डिनोट करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। अब देखो, आपको जैसे इस फिगर से ही क्लियर है, अगर बी की वैल्यू 0 हो जाती है, मींस ये वाला डिस्टेंस 0 हो जाता है, तो फिर क्या होगा, देखो यहां से जा रहा है मतलब अल्फा पार्टिकल, अगर बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, बिकॉज क्या है, देखो अगर बी की वैल्यू 0 हो जाती है, इट मीन्स क्या होगा, जो भी आपके पास अल्फा पार्टिकल है वो इधर से आएगा, अगर जब वो सेंटर से आता है तो क्या होता है, वो वही वाला पाथ फॉलो कर देता है, रिट्रेस करता है उसका अपना पाथ, मीन्स स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, 180 डिग्री, है ना। वही चीज हमने राइट डाउन किया। देखो, व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी 0, बी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री के बराबर, that is the alpha particle is reversed back along its original path, वापिस चला जाएगा वो। क्लियर, ओके। अब अगर हम कहें फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, मीन्स ये इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मान लो यहां तक है, ठीक है, तो क्या होगा फिर, उसमें स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 0, वो स्कैटर्ड ही नहीं होगा, है ना, अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा वो। देखो, ये तो यहीं से क्लियर है। मान लो अगर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो क्या होंगे, देखो वो तो ऐसे ही पास कर जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड ही, है ना, उसमें स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वो स्कैटर्ड ही नहीं होंगे। जितने ज्यादा बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू 0 होगी उसमें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा दूर है अब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उस पर अपना इंपैक्ट ही नहीं डाल पाएगा, है ना, उस पर रिपल्सिव फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, तो उसमें कोई स्कैटरिंग भी नहीं होगी उन अल्फा पार्टिकल्स पे। देखो, फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक, जो भी रिपल्सिव फोर्स है अल्फा पार्टिकल पे बहुत ज्यादा वीक होगी, एंड इट पासिस ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड, तो वो कैसे पास होगा, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा वो अल्फा पार्टिकल। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू स्मॉल होगी, मींस इसकी वैल्यू अगर बहुत कम होगी, तो स्कैटरिंग एंगल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज देखो इस तरह से जाएगा, वो नजदीक जाएगा न्यूक्लियस के, है ना, न्यूक्लियस के जितने नजदीक से जाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, और वो उतनी ही ज्यादा एंगल से क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, है ना। अगर बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर कम होगी, तो रिपल्सिव फोर्स कैसी लगेगी, उस पर ज्यादा लगेगी, और जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करेगा, लार्ज एंगल से स्कैटर्ड करेगा। Clear? For small impact parameter, the repulsive force is large and so the alpha particle is scattered through
लार्ज एंगल, तो लार्ज एंगल से स्कैटर्ड होगा। क्लियर हो गई? देखो ये छोटा सा टॉपिक था इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में, ये वाली चीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। देखो हाँ, एक ये वाला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है इम्पैक्ट पैरामीटर का, 1/4πε0 होती है इसकी वैल्यू, ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाय ½ mv²। क्लियर है? इम्पैक्ट पैरामीटर का ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। क्लियर है? इतनी ही चीजें हैं। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, है ना। एक तो आपको देखो पता होना चाहिए इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। या तो आप ये चीज राइट करो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, बिकॉज इनिशियल बात कर रहे हैं हम जब स्टार्टिंग की बात, है ना। या तो आप लिख सकते हो कि जब अल्फा पार्टिकल एटम से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, उसके और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो जो आपके पास स्कैटरिंग एंगल है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड करेगा। अगर बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, वो कम एंगल से स्कैटर्ड करेगा अल्फा पार्टिकल। और अगर बी की वैल्यू 0 होती है तो फिर क्या करेगा, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, वो रिट्रेस करेगा अपना ओरिजिनल पाथ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस। देखो हमने अभी अंडरस्टैंड किया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने एटम्स के बारे में क्या क्या कहा और वो उनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, किस वजह से ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, देखो नंबर 1 उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो कंसिस्ट कर रहा है एक स्मॉल सेंट्रल कोर है एटम में, और उसी कोर में जो है जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा उस सेंट्रल कोर में कंसंट्रेटेड है, और इवन जो एटम का जितना भी मास है वो भी सारा का सारा ऑलमोस्ट कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उस सेंट्रल कोर में है। और उस सेंट्रल कोर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, कि वो क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। क्लियर? क्या है देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल सेंट्रल कोर in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. This core is called nucleus. ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा। और सेकंड उन्होंने क्या कहा कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर है, 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर है, जो बहुत कम है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ए एटम। और साइज ऑफ एटम कितना है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर्स। क्लियर है? उन्होंने, हमने देखो अंडरस्टैंड किया था क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, वहां से उन्होंने क्या किया, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो यही हमने राइट डाउन किया। देखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर्स। क्लियर? ओके। और उन्होंने फिर देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स से। न्यूक्लियस है उसके सराउंडेड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे जितना नेगेटिव चार्ज है वो किसके बराबर है, जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। इस वजह से जो एटम है वो एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है? ये चीज उन्होंने कही। देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे वाली चीज, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। मीन्स इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है वो किसके बराबर है, न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है। एंड द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस वजह से जो एटम है वो होल कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? ओके, ये 3 पॉइंट्स थे। देखो जो लास्ट वाला पॉइंट था ये उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडेड में है, ठीक है, पर उन्होंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है? क्या कहा उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन एनी ऑर्बिट, और आप कह सकते हो इन वेरियस ऑर्बिट। ये चीज उन्होंने थोड़ी सी गलत कह दी थी,
क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट। ये जो एनी वर्ड उन्होंने लगा दिया या वेरियस ऑर्बिट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बाद में, जो इनकी लिमिटेशंस में आएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, पर कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। उन्होंने कहा वो किसी भी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और फिर बाद में नील बोहर आए थे, उन्होंने इस चीज को ठीक किया था, सिर्फ इस पॉइंट को। क्लियर है? वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी। फिर इन्होंने कहा कि ओके, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन एनी ऑर्बिट। अब अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें क्या, इट मीन्स किसकी जरूरत है उनको? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी वहां पे, तभी वो उसके अराउंड क्या कर सकता है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिल रही है? कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? जो न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन किसके? इलेक्ट्रॉन के एंड न्यूक्लियस के, ये यूज हो रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इन एनी ऑर्बिट। यही चीज देखो राइट डाउन किया है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस और एनी ऑर्बिट। The centripetal force required for their revolution is provided by the electrostatic attraction between किस-किसके? इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। क्लियर हुई ये चीज? ओके, ये इनके पॉइंट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, जिन्होंने एटम्स के बारे में ये चीजें कही। अब देखो लिमिटेशंस के बारे में कहते हैं कि क्या लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल की, जिसकी वजह से फिर आगे क्या आया? बोहर मॉडल हम इसके बाद पढ़ेंगे। क्लियर है? देखो फर्स्ट थिंग क्या कही इन्होंने? दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाए। देखो स्टेबिलिटी को किस तरह से प्रूव नहीं कर पाए? अब हमें पता है इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? ओके, अब हमें पता है, हमने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले चैप्टर में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैक्सवेल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या रिलीज करता है? रेडिएशंस रिलीज करता है वो, है ना? अब क्या देखो, अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या रिलीज कर रहा है? वो एनर्जी, इट मीन्स वो क्या रेडिएट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता है, ये कहा था उन्होंने, है ना? अब इस वाले केस में देखो, अब रदरफोर्ड है, इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल तो है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। कैसे? बिकॉज वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तभी वो रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना? तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। आप समझ रहे हो ना? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बन गया इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, देन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्या रिलीज कर रहा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लूज करेगा, वो रेडिएशंस लूज कर रहा है, इट मींस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लूज कर रहा है, इट मींस एनर्जी लूज कर रहा है। तो क्या होगा? अब धीरे धीरे देखो क्या होगा। अब इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं था कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उन्होंने कहा वो किसी भी एक एनी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो अब क्या हो रहा है? अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो एनर्जी लूज कर रहा होगा। तो धीरे धीरे वो एनर्जी लूज करते 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 क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एनर्जी लूज हो रही है उसकी, और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है साथ में। तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उसको वो खत्म हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? वो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। देखो इस तरह से, ये वाली चीज, ये वाला इस तरह से समझो आप, ठीक है? ये क्या है? न्यूक्लियस है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कर सकता है ना? तो अब क्या कहा? ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बन गया। तो क्या करेगा? ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी भी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या करता जाएगा? इसका रेडियस कम होता जाएगा जिस सर्कल में ये रिवॉल्व कर रहा है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा? कोलैप्स कर जाएगा। और इस तरह से क्या हो गया? पर ये चीज तो ऐसा तो नहीं होता,
है ना। तो ये क्या कर रहा था, एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पा रहा था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स हो जाना चाहिए था न्यूक्लियस में। क्लियर। तो ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और यही चीज फिर क्या की, जो नील बोहर आए उन्होंने ये वाली चीज क्या की, एक पॉइंट समझा के क्लियर कर दी। उन्होंने क्या कहा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, बट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और वो जब तक उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है, उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है, वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। जब उन्होंने ये चीज कह दी तो फिर ये सारी चीज क्लियर ही हो गई। उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव कर दिया। इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाके कोलैप्स नहीं करता, न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स नहीं करता। बिकॉज उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, बट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कर रहा है विथ फिक्स्ड एनर्जी, एंड फिक्स्ड उसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम भी उसका फिक्स है। वो सिर्फ एनर्जी तब लूज करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, और गेन करता है जब वो लोअर लेवल टू हायर लेवल जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब बोहर के पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे, बोहर मॉडल के बारे में। तो इस तरह से उन्होंने फिर इसको क्लियर ठीक किया था। एक ये वाली लिमिटेशन होगी, और सेकंड वाली लिमिटेशन क्या थी इनकी, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। देखो ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। ये भी आप जब बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप सिंपल इतनी सी चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि देखो होता क्या है, जब भी इसमें जो एटम्स में ना कुछ स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, ठीक है, और वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, मीन्स अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। पर इसने तो रदरफोर्ड के मॉडल में तो क्या कहा था कि वो जो एटम है वो क्या कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट की बात नहीं की थी। अगर वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस हिसाब से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था एटम्स का, जिस हिसाब से ये बोल रहे थे। पर ऐसा तो नहीं हुआ। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो भी आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये भी एक इसकी लिमिटेशंस थी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो देखो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई, और हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि उन्होंने क्या क्या कहा था एटम्स के बारे में। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, देखो कि रदरफोर्ड वो किस तरह से स्टेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाए। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटॉमिक मॉडल। देखो इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में अंडरस्टैंड किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है एटम्स में, उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से वो मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद फिर जो नील बोहर है, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके अपना एक मॉडल बनाया। उसके क्या पोस्टुलेट थे, देखो आज हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि जो एक एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक स्मॉल सेंट्रल कोर होता है उसमें, जिसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उसमें कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो उनकी रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उन्हें कहाँ से मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो बिटवीन किस किस के है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूज कर रहे हैं एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यही बात रदरफोर्ड उन्होंने भी यही वाली बात कही थी, है ना। देखो क्या राइट डाउन किया हमने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड massive central core called nucleus around which electron revolve. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. Clear है ये वाला पॉइंट, तो सेम ही है। ओके, सेकंड बात इन्होंने क्या कही कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन ए सर्टन स्टेबल ऑर्बिट। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट वो ऑर्बिट कैसे हैं, वो क्या है, एक स्टेबल ऑर्बिट है। मींस रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन एनी ऑर्बिट, मतलब कहीं भी वो रिवॉल्व कर रहे हैं,
बट इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इन ए सर्टन स्टेबल ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, फिक्स है। जैसे यहाँ पे बीच में क्या आपके पास न्यूक्लियस, एक आपके पास यहाँ पे ऑर्बिट है, फिर सेकंड वाला ऑर्बिट है, थर्ड वाला ऑर्बिट है, इन सब ऑर्बिट्स की अपनी अपनी एनर्जी है जो फिक्स है। ठीक है, देखो क्या राइट डाउन किया हमने, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, उसी में ही रिवॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। These orbits have fixed energy and these are called energy levels और stationary orbit। हम इन्हें और क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना, और इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहा, कि उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखो KLMN, इस तरह से एनर्जी। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किस वाले एनर्जी में, फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ओके। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, बट किसमें, इन ए स्टेबल ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। क्लियर, ओके। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये वाली चीज उन्होंने बोली। देखो क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी ऑर्बिट होगा, ठीक है, वो ऑर्बिट कैसे बने हुए हैं, इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होनी चाहिए, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या कहा उन्होंने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, n क्या है, एक इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसे, और ये वाली कंडीशन कैसे फेमस है, बोहर फेमस क्वांटम कंडीशन। अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो ये इस वाली कंडीशन की ही वो बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसे हम, बोहर फेमस क्वांटम कंडीशन या बोहर फेमस क्वांटाइज्ड कंडीशन, इस तरह से भी कह सकते हैं ये वाली। ठीक है, वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। क्लियर है, ओके। अब देखो, अभी आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है ना। वैसे तो हमने ये 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। देखो हमने क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, किसके बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये वाली चीज। क्लियर, ओके। इसका मतलब क्या है, देखो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन है वो क्या क्या हो सकती है, h/2π। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो, n की वैल्यू 2 होगी तो 2h/2π, n की वैल्यू 3 होगी तो 3h/2π, सो ऑन, इस तरह से होगी ये। ठीक है, वेयर n इज कॉल्ड, n को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वाले के लिए बोलेंगे उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, और सेकंड वाले के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, n = 2 होगी, इस तरह से। मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, मान लो ये आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस मान लो ये वाला कितना है, रेडियस r है, और इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v से अगर ये मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कैपिटल L से उसे डिनोट करते हैं हम, और उसकी वैल्यू होती है mvr। ये है एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये वाली चीज L की जगह राइट डाउन कर सकते हैं, mvr इक्वल टू किसके बराबर है, nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। क्लियर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, क्वांटाइज्ड मींस जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्वांटाइज्ड है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2.5 वैल्यू नहीं हो सकती है इसकी, n = 2.5, यहाँ पे 3.5, वो वाले ऑर्बिट नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होनी चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू।
क्लियर होगी वाली बात? देखो, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर एंड कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम एन को। और इस इक्वेशन 1 को, ये वाली इक्वेशन जो है फेमस है, इसे क्या कहते हैं हम? बोहर फेमस क्वांटम कंडीशन या बोहर फेमस क्वांटाइज्ड कंडीशन। क्लियर? ओके, 3 पॉइंट्स हो गए ये। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ वाले पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं? वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो फोटोन रिलीज नहीं करता। क्या कहा उन्होंने? कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। देखो इस तरह से होते हैं ना, मान लो ये आपके पास क्या है? पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है। देखो ये वाला अभी अभी ये वाला पॉइंट ऐसा क्यों कहा इन्होंने? देखो वैसे तो क्या होता है, जो आपके पास अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें तो क्या होता था, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है? एनर्जी लूज करता है ना। पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया। उन्होंने क्या कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगी? एटम की स्टेबिलिटी भी प्रूव कर गई, जो रदरफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि देखो है तो यहां पर भी एक्सेलरेट, तो चार्ज यहां पर भी कर रहा है पर वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ये इन्होंने किसके बेस पे कहा? क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे। देखो जो हमारी पहले की स्टडीज हैं, आपके क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स बाद में आई, ठीक है, ये न्यू है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, जो पहले जैसे हम न्यूटन्स के लॉज वगैरह पढ़ते हैं सारे, है ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी चीज़ें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, अगर हमें एटम की स्टडी करनी है तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वहाँ पे वैलिड नहीं होती। वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो एटॉमिक लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत स्मॉल लेवल की, माइक्रो लेवल की बातें जब हम करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहे हैं? वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। वो एनर्जी लूज और गेन सिर्फ तभी करता है अगर, देखो अगर वो क्या कर रहा है, एनर्जी वो लूज तभी करेगा अगर वो हायर लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। अगर ठीक है, तब वो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। मींस रेडिएशन लूज करेगा। मींस रेडिएशन लूज करने का मतलब फोटोन लूज करेगा वो। और वो एब्जॉर्व एनर्जी तभी करेगा जब वो लोअर एनर्जी से कहां जा रहा है? हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। अगर उसको E1 से E2 में जंप करना है तो वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा, तभी वो जा पाएगा E2 में। क्लियर होगी वाली बात? यही इन्होंने देखो राइट डाउन किया है। और while revolving in a particular orbit, an electron does not radiate energy. An atom can emit or absorb radiation. आप फोटोन की बात कर सकते हो, एनर्जी की बात कर सकते हो, रेडिएशंस की बात कर सकते हो, ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए हायर टू लोअर ऑर्बिट। हायर से लोअर में जब वो जंप करेगा, ठीक है, तभी वो क्या करेगा? एमिट करेगा एनर्जी। और फ्रॉम ए लोअर टू हायर ऑर्बिट, अगर लोअर से हायर में वो जा रहा है तभी वो एब्जॉर्व करेगा रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ओके, तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि वो कब और वो एनर्जी कितनी लूज करेगा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो हायर एनर्जी लेवल में है, ठीक है, हायर एनर्जी से उसको कहाँ आना है? लोअर एनर्जी लेवल में आना है, यहां से लेके यहां तक आना है। तो वो फोटोन लूज करेगा, रेडिएशन लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, आप कुछ भी कह लो, है ना। तो जो वो फोटोन वो लूज कर रहा है, जब वो हायर टू लोअर आ रहा है, तो उन फोटोन्स की एनर्जी किसके बराबर होगी? हमेशा जहां से वो जंप कर रहा है E2 से कर रहा है किस पे? E1 पे, उनके डिफरेंस के बराबर। क्लियर हुआ? यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको जंप करना है E2 से किस एनर्जी लेवल में? E1 में। तो जो वो फोटोन लूज कर रहा है उसकी एनर्जी हम H न्यू लिख रहे हैं, ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी जो वो लूज कर रहा है, जब वो जंप कर रहा है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, वो किसके बराबर होगी? हमेशा E2, इसकी एनर्जी, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग है ना, इसकी ये वाली एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा।
जो फोटोन आपके पास लूज करोगे उसकी एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी, डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स। अब देखो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो वैसे हम ये नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एनर्जी निकालना, हम ये वाली पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, सेकंड वाले ऑर्बिट में, ठीक है। तो हमने क्या कहा देखो कि जो एच न्यू है, जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी किसके बराबर, मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये वाला आपके पास क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये वाला क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल। इसकी एक अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी होगी, फिक्स्ड एनर्जीज है इनकी सभी ऑर्बिट्स की, है ना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमें भी ड्राइव करेंगे नेक्स्ट, अभी आप लर्न कर लेना ये -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, जो भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम करें फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें, जो फर्स्ट वाला है, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -13.6, जेड की वैल्यू क्या है इसके लिए, 1 हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर हम फर्स्ट वाले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके क्या आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसलिए होता है बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बाउंड है इससे, पॉजिटिव चार्ज से, इस तरह से इसके लिए नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। ये हम आगे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम E2 की बात करें, सेकंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, -13.6, जेड की वैल्यू तो 1 नहीं है, 1 स्क्वायर, और सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि सेकंड वाली शेल की बात कर रहे हैं। तो यह आ गया -13.6 डिवाइडेड बाय 4, और ये वाली चीज आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो E1 की जो एनर्जी है वो कम है और E2 वाले लेवल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना। बिकॉज ये देखो ये वैल्यूज तो ये वाली ज्यादा है पर नेगेटिव साइन है ना साथ में, तो नेगेटिव में क्या होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो कम होती है ना, बड़ी वाली जो आपके पास डिजिट होते हैं, और जो कम वाले होते हैं इसका मतलब क्या, वो जीरो के अप्रोच कर रहा है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो E2 की एनर्जी क्या है, इसमें E2 की एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन E1, इसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी ऐसे इंक्रीज करती जाती है। क्लियर है, यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। देखो ये वाली, ये E1 इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, सेकंड हो गया, और ये H न्यू किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1। फॉर यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंजस्टेड था, इस वजह से मैंने आपको सेपरेट ये अंडरस्टैंड करवा दिया। -13.6 जेड स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से फॉर्मूला। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई, 1, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो E1 की वैल्यू ये है ना। यहाँ पे आप राइट डाउन कर लेना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मींस हम हाइड्रोजन एटम के लिए जो इनर मोस्ट रेडियस होगा ऑर्बिट का, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उस इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, पहले हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन एटम के लिए उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ठीक है। हम रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे, देखो अब हमें पता है अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो क्या क्या होना चाहिए, जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, तभी वो क्या करेगा, मूव करता है वो अराउंड ए न्यूक्लियस, है ना। अब देखो ये आपके पास मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे हम पहले चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है। देखो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना उस एटम का एटॉमिक नंबर है। तो एटम का एटॉमिक नंबर हो गया जेड, ठीक है, और उसको हमने ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या निकल गया, चार्ज ऑन एन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे इतना चार्ज है प्लस जेड ई। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो मान लो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस पे चार्ज कितना हो गया, ई, ठीक है, ये उस पे चार्ज हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो टू कीप इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
है ना, हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे वो कितनी होती है, mv² r। हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे mv² डिवाइडेड बाय r। मान लो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और मास कितना उसका m, और ये रेडियस कितना उसका न्यूक्लियस से स्मॉल r। तो mv² डिवाइडेड बाय r मीन सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। हम के राइट डाउन कर रहे हैं, के Q1 Q2, देखो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², यही वाली चीज होती है ना। तो अब यहां पे देखो Q1 की वैल्यू कितनी है ZE और Q2 की वैल्यू कितनी है E, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड। क्लियर, तो ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, देखो mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल टू के Q1 आपके पास ZE, Q2 आ गया E डिवाइडेड बाय r²। क्लियर ये वाली चीज, है ना। अब देखो यहां से जो कट हो रही है, एक r से एक r कैंसल आउट हो गया। क्लियर, अब यहां से अगर हम r की वैल्यू फाइंड आउट करें इस r की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ये और ये, तो देखो r की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके आएगी r इक्वल टू, ये वाली चीजें वैसी रहेंगी, ठीक है, ये क्या है KZE², ये वाली चीज, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो r इक्वल टू ये वाली चीज mv² डिवाइडेड में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा mv², KZE² डिवाइडेड बाय mv²। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, r की, इसे फर्स्ट का नाम दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपके पास। क्लियर हुआ, सिंपल हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू ये वाली आ गई। अब हमें एक और चीज पता है, क्या है, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन कौन सी थी, यहाँ पे राइट डाउन कर लो, क्या कर रहे हैं हम, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड की थी, है ना। वो क्या होती है ये वाली कंडीशन आपके पास, जो एंगुलर मोमेंटम है L, और L किसके बराबर होता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, mvr किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH डिवाइडेड बाय 2π के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H डिवाइडेड बाय 2π, ये याद है आपको, है ना। यहां से भी r की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देखो सिंपल, यहां से हम अगर r की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगी, NH डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहां आ गया 2π mv, इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे। ये यहां से फर्स्ट निकाल दिया और यहां से ये सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां राइट डाउन कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी r इक्वल टू दिस वन है, ये भी, तो इन दोनों को हम इक्वल बराबर कर सकते हैं, दोनों को इक्वल होगी ये थिंग्स, ठीक है। देखो यहीं पे करते हैं आगे, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो आपके पास इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा KZE² डिवाइडेड बाय mv², ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये वाली चीज NH डिवाइडेड बाय, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये N है, NH डिवाइडेड बाय 2π mv, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, m से m कैंसल, एक v से एक v कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी की, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो v की वैल्यू के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये, ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, किस तरह से आएगा देखो सॉल्व करके, 2π KZE² डिवाइडेड बाय, ठीक है, और ये वाली चीज होगी, है ना, तो ये वाली चीज आएगी, तो देखो क्या आ गया, डिवाइडेड किसके साथ हो जाएगा, ये n, और ये आ गया आपके पास h, NH। क्लियर, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। यहां तक क्लियर है, ओके। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाली जो है, जो यहाँ पे r की वैल्यू निकली थी ना बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन से, वहां पे हम इस v की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो देखो किस तरह से, पुट वैल्यू
ऑफ वी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो देखो किस तरह से, इक्वेशन 2 है आपके पास R इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई एम वी। तो ये बन जाएगी आपके पास क्या, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। यहां तक वैसे ही v की जगह ये वाली चीज पुट करनी है आपको, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो ये सब चीजें नीचे आ जाएंगी, है ना, इस तरह से रेसिप्रोकल में जाएगा ना। देखो ये आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा क्या आपके पास, मल्टीप्लाई बाय n इंटू एच, यही चीज है ऊपर। ये क्लियर हुआ आपको, v की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, क्लियर, ओके। अब देखो यहां से r की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये सब कैलकुलेट करके r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रही है, देखो सॉरी ये n और h ना सेम सेम लग रहा है, ये n स्क्वायर और ये आपके पास है h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो 2 2 आ गया यहाँ पे 4 4 और साथ में आ गया यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, ठीक है। यही वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, देखो ये वाली वैल्यू, ये हो गया रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ये है रेडियस की वैल्यू nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहां से हम एक चीज तो पता लग रही है कि रेडियस जो है वो क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन है किसके, n स्क्वायर के। देखो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो देखो हम ये राइट डाउन कर सकते हैं, द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं ऑर्बिट का, ठीक है। अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम के लिए निकालना है, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड के लिए निकालना है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। और जितने भी जिस भी एटम के लिए निकाल रहे हो, है ना, वहां पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर। क्या क्या किया, देखो हमने सिंपल सा, हमने क्या किया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर किया, यहां से आर की वैल्यू निकाली, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन से ली हमने, वहां से भी आर की वैल्यू निकाली, कंपेयर किया, वहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई, इस वेलोसिटी की वैल्यू को आर की वैल्यू में पुट किया और ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे कभी कि बोहर रेडियस, जिसे आर नॉट से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बोहर रेडियस का मतलब क्या है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में हमें क्या क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पुट Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, बिकॉज हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं इनर मोस्ट की, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा इन इक्वेशन 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, क्लियर है, ओके। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 1 पुट की, तो यहां रह गया सिंपल आपके पास h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m के, जेड की जगह 1 पुट किया तो 1 हो गया, ये वाली वैल्यू क्लियर हो गई, ओके। अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अगर हम डालें यहाँ पे, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। या तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो किस तरह से, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास आर नॉट की। यहाँ आर नॉट की वैल्यू क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, बोहर रेडियस की। ये वाली वैल्यू हो सकता है एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको बस इस तरह से फाइंड आउट करनी है, क्लियर होगी वाली चीज, ओके। देखो ये तो रेडियस की बात हो गई, अब हमें स्पीड निकालनी है। वैसे तो स्पीड देखो हमने यहाँ पे निकाल दी थी, है ना, तो ये वाली वैल्यू है स्पीड की, क्लियर। तो देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, शो दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम
हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज प्रूव करो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें आप कैसे करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो वही वाली जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली चीजें आपको याद कर लेनी है। वेलोसिटी की वैल्यू है 2π/kz² डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास h। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट कर दो। जब z की वैल्यू देखो हम 1 पुट करेंगे, v इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपके पास 2π/k, z की वैल्यू 1 पुट कर ली तो 1 आ गया, यहाँ पे ke² रह गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, n × h। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो अगर हम यहाँ राइट डाउन करें 2π/ke² डिवाइडेड बाय h को यहाँ रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे n इधर रहने दिया, ठीक है। तो देखो अगर हम c से यहाँ क्या कर दें, इसको डिवाइड भी कर दें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, c से c कैंसिल, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यहाँ पे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं v इक्वल टू अल्फा इंटू c डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया, ये क्या है, अल्फा। इस क्वांटिटी को कहते हैं, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और इसे कहते क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इस अल्फा को। तो देखो ये जो अल्फा है, द क्वांटिटी अल्फा 2π/ke² डिवाइडेड बाय ch, ठीक है, इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं अल्फा को। और जब इस अल्फा की वैल्यू को देखो, ये वाली अल्फा की वैल्यू है, जब ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आपके पास ये क्या है आपके पास 2π मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर करेंगे, क्लियर, डिवाइडेड बाय c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, मल्टीप्लाई बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻⁻34। जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/137, ठीक है। तो अब यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो v इक्वल टू, v किसके बराबर था, अल्फा इंटू c डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यहां से अब हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इस चीज को, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 1/137 ये वाली वैल्यू इंटू c डिवाइडेड बाय n, इस तरह से, है ना। तो देखो v की वैल्यू क्या आ गई, 1/137 c डिवाइडेड बाय n, ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की। फॉर हाइड्रोजन एटम में ही किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी, 1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो v इक्वल टू आ गया 1/137 इंटू c। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई c डिवाइडेड बाय 137। देखो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये वाली चीज जो वेलोसिटी है, देखो शो दैट, क्वेश्चन देखो, शो दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी। अब देखो अगर हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मीन्स हम किस किस की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की। पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कि काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होगी, 12 mv², है ना, ये वाली वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की। ओके, अब देखो हमें mv² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करनी है बस आपने ध्यान से देखना है, क्लियर। ओके, अब देखो वी नो, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे वी नो, जो आपके पास अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है और ऑर्बिट में, तो क्या क्या चीज होती है उसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर,
है ना। तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो क्या, कि जो भी आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में, के बराबर, है ना। इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, mv² डिवाइडेड बाय r, इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लग रही है, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2, q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन एन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे e डिवाइडेड बाय r², इस तरह से, है ना। ऐसे राइट डाउन करते थे हम इसको। इसे हम कैसे, देखो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो mv² की वैल्यू क्या आ जाती थी, kze² डिवाइडेड बाय r, ये वाली चीज क्लियर है ना। अब ये वाली वैल्यू mv² की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसे फर्स्ट मान लो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं अगर हम, तो क्या आ जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो ये हो गया यहाँ पे हाफ, mv² की जगह ये वाली चीज राइट डाउन कर सकते हैं, और वो क्या है, kze² डिवाइडेड बाय r। क्लियर हो गया, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। मींस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गई हमारे पास 1/2r, यहाँ पे या तो kze², इस तरह से राइट डाउन कर लो। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, kze² डिवाइडेड बाय 2r, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। एक तो ये आ गई आपके पास अभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी अब हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी of the electron in nth orbit is, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, देखो यहां पे करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, है ना। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू k, q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ze, और q2 की वैल्यू -e, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा r। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया, -kze² डिवाइडेड बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। पर अब हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें तो टोटल एनर्जी की बात करनी है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, आप ई टोटल राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, किसके बराबर होगी वो आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये आपके पास आ गई टोटल एनर्जी किसके बराबर आ रही है, देखो ये nth स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं En। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास, kze² डिवाइडेड बाय r, ठीक है, kze² डिवाइडेड बाय 2r, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास, -kze² डिवाइडेड बाय r। क्लियर, तो यहां से En की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टोटल एनर्जी की kze² डिवाइडेड बाय 2r माइनस kze² डिवाइडेड बाय r। अब यहां से देखो अगर हम kze² डिवाइडेड बाय r को कॉमन ले लें तो यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ आ गया -1। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ से क्या चीज आ जाएगी आपके पास, हाफ -1 क्या हो गया, -1/2, तो -kze² डिवाइडेड बाय 2r, ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू।
ई एन इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखो हमने r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है ना, nth ऑर्बिट के लिए, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे अब हम। क्लियर? अब यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, देखो किस तरह से, जो आपके पास ई एन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आप वैसे रहने दो, ठीक है। और आर की वैल्यू को पुट कर लेंगे अब हम, और आर की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अब, ठीक है, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। आप लिख सकते हो वेयर जो आपके पास आर है उसकी वैल्यू कितनी है, ये है एन स्क्वायर, प्लीज ये एन और एच सेम सेम लग रहा है मेरा, तो ये एन है और ये है आपके पास एच, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है रेडियस की, ठीक है। जब हमने यहाँ पे पुट की तो ये उल्टा हो गया, इधर ऊपर चला गया, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो यहाँ से 2 से ये वाली चीज कैंसिल, बाकी चीजें वैसी रह गई, है ना। तो यहाँ से ई एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये सारी चीजें राइट डाउन करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, फिर के स्क्वायर, देखो जेड का भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ ई स्क्वायर है, यहाँ ई स्क्वायर, तो क्या हो गया E4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास एन स्क्वायर और साथ में आ गया एच स्क्वायर, ठीक है। ये एन स्क्वायर है और ये क्या है आपके पास एच स्क्वायर। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आ गया। क्लियर? अब देखो ये सारी वैल्यूज जो कैलकुलेट करके आपके पास आएंगी, ये देखो ये जो आपके पास है ये ई एन जो है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। देखो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर के छोड़ के इन सब की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और आपके पास एच की वैल्यू पुट करोगे सबके, तो कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 13.6। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये देखो हमने जब हमने बोहर के पोस्टुलेट हम कर रहे थे तब भी हमने कहा था ना ये वाली एनर्जीज। अब आप क्या करोगे, किसी भी एटम्स की आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑर्बिट में तो निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर पुट करोगे और यहाँ आपको किस ऑर्बिट के लिए निकालना है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फर्स्ट के लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो n इक्वल टू 1, सेकंड के लिए निकालना तो n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, और ये एटॉमिक नंबर है। इस तरह से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास एक शॉर्ट आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये अगर याद नहीं रहता है तो ये वाला फॉर्मूला है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ गई -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। क्लियर है? और देखो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है किससे, न्यूक्लियस से, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और हमें क्या करना पड़ेगा, सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये शो करता है ये नेगेटिव साइन, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे लैम्डा निकालने का, वेवलेंथ निकालने का, ठीक है। फ्रॉम बोहर थ्योरी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज, nth ऑर्बिट में किस तरह से एनर्जी निकालते हैं, देखो हम जो भी आपके पास एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, देखो ई एन इक्वल टू किसके बराबर है, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला फॉर्मूला है ना, हमने डिराइव किया है ये। अब देखो अब हम यहाँ से जो आपके पास मान लो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट से जब हम फर्स्ट वाले ऑर्बिट में क्या किया, जंप, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे जब ये जंप करेगा तो क्या करेगा, फोटोन रिलीज करता है, ठीक है। और ये वाले जो फोटोन रिलीज करता है इसकी जो एनर्जी है ई फोटोन, जो ये एनर्जी है ये किसके बराबर होती है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, En2 माइनस En1। इस तरह से ये n1 है। क्लियर? ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं h न्यू इक्वल टू किसके बराबर हो गया, En2 माइनस En1, इनके डिफरेंस के बराबर। क्लियर? ओके, अब देखो यहां पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो। En2
इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखो तो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, -13.6 और यहाँ पे क्या है आपके पास ये जेड स्क्वेयर और यहाँ पे क्या होगा n2 का स्क्वेयर ये वाली और माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर, हम जनरल ले रहे हैं अभी तक, ठीक है, किसी भी एटम के लिए ले सकते हैं हम, जेड स्क्वेयर यहाँ पे आएगा n1 स्क्वेयर, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको हम, कोई प्रॉब्लम? ओके, और यहाँ पे देखो एच न्यू, अगर हमें लैम्डा की फॉर्म में लिखना है तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं HC डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू, और ये किसके बराबर आ गया देखो, -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वेयर प्लस 13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वेयर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर? अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे ये चीज कॉमन ले लें, कौन सी, 13.6 जेड स्क्वेयर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वेयर, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, n2 नेगेटिव का है, n1 पॉजिटिव का है। क्लियर? ओके, ये वाली चीज आपके पास आ गई। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें लैम्डा की फॉर्म में लिखना है, अगर हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और HC कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 13.6 डिवाइडेड बाय क्या हो गया HC, और ये क्या ऊपर आपके पास जेड स्क्वेयर, और साथ में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? अब देखो इनकी वैल्यूज, अब हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर आता है, यहाँ है आपके पास R, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, R और साथ में क्या आपके पास जेड स्क्वेयर, 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वेयर, वेयर R इज कॉल्ड, क्या कहते हैं R को हम, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। और देखो जो आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0973 इंटू 10⁻7 पर मीटर, पर वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इजी सा है, इसमें अगर आपको 1/r की जो वैल्यू है वो होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यहाँ सारी वैल्यूज पुट करोगे, जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे यहाँ 1/r आएगा, 1/r की वैल्यू आप 911 पुट करोगे। क्लियर होगी ये वाली चीज? इस तरह से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, देखो इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ ये हाइड्रोजन एटम के लिए देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सेकंड, थर्ड, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, अगर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, देखो अगर वो जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 पे, ठीक है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहां पे क्या है 1 है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से, वो कहां से हो सकता है, देखो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, 5 से 1 पे आ सकता है, 6 से 1 पे आ सकता है, ये क्लियर है ना आपको? ये आपके पास क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, कहां पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे, तब जो आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है, जो भी आपके पास वेवलेंथ आती है उस टाइम पे, बिकॉज रेडिएशन एमिट होगी, जैसे वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, ठीक है, पर किस वाले पे फिक्स है, अगर ऑर्बिट 1 पे आएगा वो फर्स्ट ऑर्बिट पे किसी भी हायर लेवल से, तो जो आपके पास हमें वेवलेंथ मिलेंगी उस वाली सीरीज को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम लाइमन सीरीज, क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। आप इस तरह से एग्जाम में लिखोगे, देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, तो देखो लाइमन सीरीज क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल से n2 इक्वल टू, n2 की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, टू ए लोअर एनर्जी लेवल, कहां पे हो रही है, n1 इक्वल टू 1 पे हो रही है, दी स्पेक्ट्रल लाइन्स कॉल्ड लाइमन सीरीज,
इस वाली स्पेक्ट्रल सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज, और ये बिलोंग करती है किस में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपके पास, ठीक है। देखो दी स्पेक्ट्रल लाइंस कॉल्ड लाइमन सीरीज विच बिलोंग टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है वहां पे ये वाली सीरीज जो है वो लाई करती है, उनकी जो वेवलेंथ है, ये मतलब है कहने का, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। क्लियर हुआ ये वाली चीज। अब इस वाले के लिए देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है ये वाला, ठीक है। अब देखो यहां पे लाइमन सीरीज के लिए जो N1 की वैल्यू है वो फिक्स है, वो क्या है 1, क्योंकि कहां से जंप कर रहा है, कहां पे, N2 क्या है जहां से वो जंप करेगा, और N1 कौन सा ऑर्बिट है जहां पे वो जंप करके आ रहा है, ठीक है। तो N1 पे रीच करेगा वो, तो N1 की वैल्यू फिक्स है लाइमन सीरीज के लिए, वो है 1, और N2 की वैल्यू वेरी कर सकती है, 1 को छोड़ के सारी हो सकती है, 2, 3, 4 हायर एनर्जी जितनी भी है। क्लियर हो रही है चीज। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ निकालनी है अगर हमें लाइमन सीरीज वाले की, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली चीज राइट डाउन की है यहाँ पे, सिंपल। अब तो सिंपल, कुछ भी अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है, सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर होता था, जेड की वैल्यू 1 है बिकॉज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 आर, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर, N1 फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो 1 स्क्वायर हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर, N2 कुछ भी हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट से भी जंप कर सकता है, थर्ड से भी कर सकता है, फोर्थ से भी कर सकता है, तो इसलिए हमने राइट डाउन किया N2 इक्वल टू क्या है 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। देखो न्यूमेरिकल्स, इस तरह के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है हमने। क्लियर। अब सेकेंड है आपके पास बाल्मर सीरीज। देखो ये बाल्मर सीरीज में क्या होगा, इजी। अब क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं वो किस पे आएंगे, वो आएंगे सेकंड वाले ऑर्बिट पे, N1 की वैल्यू वहां पे 2 होगी। देखो यहां पे इस तरह से, ये आपके पास बाल्मर सीरीज है, ये था फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट पे जितने भी हायर ऑर्बिट से जंप करके वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आया, उसे हमने लाइमन सीरीज का नाम दिया। जो सेकंड वाली है वो है बाल्मर सीरीज, उसमें क्या हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके किस ऑर्बिट पे आएंगे, N इक्वल टू 2 पे, सेकंड ऑर्बिट पे। वो थर्ड से भी आ सकते हैं, फोर्थ से भी आ सकते हैं, फिफ्थ से भी आ सकते हैं, सिक्स्थ से भी आ सकते हैं, इन्फिनिटी से भी आ सकते हैं, आप जितने मर्जी ड्रॉ करो, ठीक है। उसे वो वाली कौन सी सीरीज है, वो बाल्मर सीरीज होती है। क्लियर। देखो वही चीज है, हमें देखो द स्पेक्ट्रल सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन किस किस के बीच में, N2 इक्वल टू, यहां पे N2 की वैल्यू क्या होगी, कहां कहां से जंप कर सकते हैं वो, सेकेंड ऑर्बिट को छोड़ के उससे हायर लेवल कहीं से भी वो जंप कर सकते हैं, है ना, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी 2, कहां पे जंप करेंगे वो, N1 इक्वल टू 2, तो यहां पे N1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। कहां पे जंप करेंगे वो 2 पे, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है 2 से ऊपर जितनी भी हायर एनर्जी लेवल्स कोई भी हो सकता है। और ये जो आपके पास सीरीज है ये लाइज करता है विजिबल रीजन में, इसे हम देख सकते हैं, इनकी जो भी वेवलेंथ आएंगी बाल्मर सीरीज की वो वेवलेंथ कहां लाई करेंगी, विजिबल रीजन में, एंड इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, इसको हम कहते हैं। और इसके लिए आपको फॉर्मूला इस तरह से होगा, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि बाल्मर सीरीज के लिए अगर आपको थर्ड से लेकर सेकंड तक ट्रांजिशन करनी है तो कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाल्मर सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि N1 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये वाली वैल्यू याद रखनी है, और लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, बाल्मर में N1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये वाली फॉर्मूला पुट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर, N2 क्या हो सकता है यहाँ पे 2 को छोड़ के सब 3, 4, 5 जो उससे ऊपर वाले हैं वहां से वो जंप करेंगे N2 पे, सेकेंड ऑर्बिट पे। क्लियर। अब देखो थर्ड वाला है पास्चन सीरीज, और यहां पे क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बिकॉज जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से जंप करके कहां आएंगे, थर्ड वाले ऑर्बिट पे, तो इफ N2 और N2 की वैल्यू क्या होगी 3 से ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि वहां से उनको जंप करना है हायर लेवल से, कहां करना है 3 वाले ऑर्बिट पे, तो N2 की वैल्यू होगी 4, 5, 6 और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, ये लो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, कहां, लो इंफ्रारेड रीजन विच इज कॉल्ड पास्चन सीरीज।
और पास्ट टेंस सीरीज में 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर आपको वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो r इक्वल टू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। कहां पे आ रहे हैं वो जंप करके, थर्ड वाले ऑर्बिट पे, तो 3 का स्क्वायर ये फिक्स है। यही चीज आपको याद रखनी है। पास्चर में इसकी वैल्यू कितनी है n1 की, बाल्मर में n1 के लिए वैल्यू क्या होती है और लाइमन के लिए कितनी है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पास्चर में क्या हो गया, n1 की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, और n2 की वैल्यू कोई भी हो सकती है 3 से ऊपर। क्लियर? और यही चीज देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, आप यहाँ से देख लेना। क्लियर है? पास्चर में ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट है, कहीं से भी आ सकता है, थर्ड पे आएगा बस, फोर्थ से थर्ड पे। इस वाली सीरीज को पास्चर बोलते हैं। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अब, जब वो किस में आएगा, अब आपके पास वो 4 वाले पे कर रहा है जंप, तो 5 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है, उसको हम ब्रैकेट सीरीज बोल देंगे। देखो, इफ n2 इक्वल टू 5 6 7 एंड n1 कहां पे जंप कर रहा है, वो फोर्थ ऑर्बिट पे, तो n1 की वैल्यू 4 होगी। इस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है ये भी, इसे हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, सिर्फ n1 की जगह क्या होगा, ये फिक्स है, n1 की वैल्यू कितनी होगी ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए 4। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट वाला होता है आपके पास फंड सीरीज, और फंड सीरीज में क्या होगा, n1 की वैल्यू क्या होगी 5, मींस फिफ्थ वाले ऑर्बिट पे जो है जंप करके आएंगे सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन है, और कहां से, फिफ्थ से जो हायर एनर्जी लेवल होगा, तो n2 की वैल्यू होगी 6 7 8 और n1 की फिक्स है 5। इस वाली स्पेक्ट्रल सीरीज जो भी ऑब्टेन्ड होती हैं, जो भी इसमें वेवलेंथ आती है आपके पास, वो उस सीरीज को बोलते हैं फंड सीरीज, और इसके लिए एग्जांपल ये वाला होगा आपके पास। क्लियर? ओके, अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन रहा है, पर क्या है कि ये चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे तभी अच्छे से आपको समझ आएगी, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो तो बना दूंगी, है ना, पर आपको चीजें क्लियर भी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज याद रखनी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पक्का आते हैं। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और हमने क्या कहा, 1 बाय जो आपके पास 1 बाय आर की वैल्यू है, रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। अब देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर आपको कोई बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करो किसी भी सीरीज में, तो आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, अगर जिसमें स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन हो रही होगी। मींस स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है, अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें किसके लिए, लेमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए, है ना। अगर लाइमन सीरीज के लिए हम कहें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करो, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन इसमें कौन सी है, 2 से लेके 1 तक, जो सबसे नजदीक वाली ट्रांजिशन है 2 से 1। और बाल्मर सीरीज के लिए अगर मैं कहूं तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन किसके बीच में है, 3 से लेके 2 तक। तो आप क्या करोगे, n2 की वैल्यू क्या लोगे 3 और n1 की 2, ये शॉर्टेस्ट होगी ट्रांजिशन। समझ रहे हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होनी चाहिए, और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने को बोला है तो आपने कौन सा लेना है, जिसमें लार्जेस्ट ट्रांजिशन हो, सबसे ज्यादा हो, इन्फिनिटी से लेके मान लो पर्टिकुलर उस वाले तक आ रहा है वो। जैसे मान लो आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है लाइमन के लिए, तो आप कहां से लेगो, n2 की वैल्यू आप इन्फिनिटी ले लो, और n1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो क्या है 1, तभी तो आपके पास क्या हुई, ट्रांजिशन बहुत बड़ी हुई। जितनी ज्यादा बड़ी ट्रांजिशन होगी उतनी ही क्या होगी आपके पास वेवलेंथ कैसी ऑब्टेन होगी आपको रेडिएशन की, बहुत स्मॉल। ये चीज आपको याद रख। अब देखो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सारी डेरिवेशंस हमने इसकी कर ली। आई थिंक आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। देखो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। थैंक यू।